हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैकू, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग 2010 के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में आयोग जो नया चैप्टर आया है उसके बारे में हम समझेंगे। चलते हैं, और इसके साथ इसके आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जो हम आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग। तो इसका गठन हुआ था आपका 18 अक्टूबर 2010 को। तो ये आपको डेट याद रखनी है, 18 अक्टूबर 2010 को। और धारा है इसकी 3, कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 की स्थापना हुई। तो इसका आपको ध्यान रखना, 18 अक्टूबर 2010। अब इसका स्वरूप एक कैसा है, संवैधानिक और न्यायिक। माने इस संविधान में इसका जो विधेयक द्वारा बनाया गया है, इसलिए संविधान में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए संवैधानिक है एवं न्यायिक है। संरचना, इसमें इसके सदस्य होते हैं 10 न्यायिक होते हैं और 10 विशेषज्ञ होते हैं, तथा इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसमें नियुक्ति एवं कार्यकाल, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। एनजीटी की स्थापना, एनजीटी की स्थापना भारत के एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण के तहत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है। इससे पहले जो एनजीटी की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाले 2 देश हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड है। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में। तो आपको इसके क्षेत्रीय काल, तो एमपी समय, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, क्षेत्रीय मुख्यालय, तो वह है आपका भोपाल में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार अधिकरण के लिए अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा कितने महीने के अंदर करे, 6 महीने के अंदर। तो आपको आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार उसको जो उसके बारे जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे आ रहे हैं उनका निपटारा कितने दिनों में करना होगा, तो आपको याद रखना वो 6 महीने में। पदावधि, इसमें अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य उस तारीख से जिसको उन्होंने पदभार ग्रहण किया उससे 5 वर्ष की पदावधि के लिए चुने जाते हैं और उस धारण करते रहेंगे, किंतु पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। 5 वर्ष पद धारण कर देंगे, उसके बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथा इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायिक सदस्य रहा है और अधिकरण के अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त है, या तो वो अध्यक्ष के या न्यायिक सदस्य के रूप में, तो वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा। उसे 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो उसे पद धारण नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय मान हाई कोर्ट, ये ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही थी, यहाँ पर चल रहा है हाई कोर्ट की बात, तो इसमें हाई कोर्ट में न्यायाधीश है, तो अधिकरण का अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। माने इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। वो भी 70 वर्ष की आयु पश्चात ये भी पद धारण नहीं करेंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या अधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया तो 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने पश्चात धारण नहीं करेगा, तो वो धारण नहीं करेगा। तो इसका वर्ष है यहाँ पर धारण नहीं करेगा। कोई भी विशेषज्ञ, अब विशेषज्ञों की बात चल रही है, इसमें विशेषज्ञ 65 वर्ष की, जो उसके 10 विशेषज्ञ होती है ना, 10, तो उसमें से जो भी सदस्य हैं वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेंगे। पद त्याग, अधिकरण का अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित करके और अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेंगे। तो ये भी ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि जो अधिकरण के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र कैसे देंगे, तो वो अपना त्यागपत्र देंगे केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। हटाया जाना है निलंबन, केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होती हैं के परामर्श पर अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष जिनको पद से हटा सकेगा, किस कारण हटा सकेगा, जो दिवालिया हो गया है या न्याय निर्णित किया गया है, न्याय सही नहीं किया या दिवालिया हो गया है, जिसे ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अक्षमता सम्मिलित हो। माने उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो क्षमा योग्य ना हो, तो उसके लिए उसे हटाया जा सकता है। एक शारीरिक, यदि वो पागल हो गया है, शारीरिक मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ हो, तो उसे भी हटाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है जिसने ऐसा वित्तीय अन्य अर्जित कर लिया है, मान कोई अर्जित कर लिया है जिससे उसके कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। माने उसने कोई काम किया, उसके लिए उसने रिश्वत वगैरह ले ली है, तो उसे भी पद से हटाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने के लिए लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। माने उसने दुरुपयोग किया है जिससे जो समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे भी हटा सकते हैं। केंद्रीय सरकार ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को पद से उस समय निलंबित कर सकेगी, किस टाइम, जिसमें इसकी जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो एक्ट है उसकी धारा 2 के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है कि न्यायाधीश की जांच किए जाने का निर्देश भेजा गया जब केंद्रीय सरकार इसे निर्देश करे। केंद्र सरकार निर्देश करे और तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके द्वारा इसकी जांच की जाती है और रिपोर्ट प्राप्ति होती है, और गवर्नमेंट चाहे तो इसे बीच में रोक भी सकती है, पारित होने से रोक भी सकती है। केंद्र सरकार नियम द्वारा जांच की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है। केंद्र सरकार को द्वारा जांच प्रक्रिया करना है तो उसे विनियमित भी कर सकती है, मान रोकना, इससे जांच के नियम भी बदल सकती है, तो केंद्र सरकार इसमें मेन रोल अदा करती है। विशेषज्ञ सदस्य उसके पद से विनिर्दिष्ट आधारों पर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित या केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश से हटाया जा सकेगा। जो विशेष सदस्य को है ना, किसी जांच वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित करके भी हटाया जा सकता है सदस्यों को। अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। मानिए वो अध्यक्ष जो अपन चुनना है उसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, मानिए एक अध्यक्ष 10 ये होते हैं न्यायिक और 10 विशेषज्ञ होते हैं, तो उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो समझेंगे। कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति तभी योग्य होगा जब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। यानी या तो उसे भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या किसी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, वो जो है नियुक्त हो सकता है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही रहा है मात्र, मान चीफ जस्टिस नहीं बना, तो या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य भी नहीं होगा। मान वो इसका तो यदि परंतु ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, कोई हाईकोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है या पहले रहा हो, तो न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी योग्य होगा, तो उसे सदस्य भी अपन नियुक्त कर सकते हैं। जो उसने पदभार पूरा हो गया, मानने हाईकोर्ट में 62 होता है और इसमें 65 होता है, तो उसने 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद भी उसे पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य तभी होगा। अब विशेषज्ञ कौन बनेगा, इसमें 10 विशेषज्ञ भी चुननी है इसमें, तो उनमें कौन कौन को चुनेंगे अपन, तो उसमें होता है डॉक्टरेट की उपाधि, किसमें ली हो, भौतिक विज्ञान में या प्राणी विज्ञान या मास्टर ऑफ साइंस में, कुछ भी साइंस के क्षेत्र में, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, और सुसंगत क्षेत्र में 15 वर्ष का उसे अनुभव भी हो, जिसके अंदर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की संस्था में पर्यावरण और वन क्षेत्र में 5 वर्ष का उसे अनुभव भी हो। अधिकरण का अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य उस रूप में अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे। माने इसमें जो नियुक्त होंगे, जो अध्यक्ष है वो उसी पद को मान जिस पर वो नियुक्त होंगे उसी धारण करेंगे, साथ में अन्य कोई प्राइवेट बिजनेस या किसी गवर्नमेंट में कोई जॉब पर नहीं रह सकते। शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र, अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को शामिल हो। माने इस अधिकरण का मेन हरित मन हरा पर्यावरण से संबंधित है।
पर्यावरण के क्षेत्र में किसी भी चीज़ में पर्यावरण को हानि पहुंचाई जाती है तो उसमें यह अधिकरण उसका क्षेत्र विस्तृत है। इस मामले में अधिकरण पर्यावरण संबंधी कानूनों और अधिकारों को भी लागू करता है। जैसे एक वैधानिक निकाय होने के कारण अधिकरण के पास अपीलीय अधिकार है। माने वैधानिक के अधिनियम के द्वारा बना है, अधिनियम के द्वारा बना है, तो यह अधिकरण के पास अपीलीय अधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। और इसमें किस प्रकार की न्यायालय शक्तियाँ हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में किस प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो इसमें आपको शक्तियाँ दी गई हैं सिविल न्यायालय की। नागरिक में सिविल प्रक्रिया संहिता 1998 में उल्लेखित है कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए अधिकरण को बाध्य नहीं है। मान इसका जो पालन नहीं करेगा ये, और ये सिर्फ किस पर फोकस करेगा, जो प्राकृतिक के लिए क्षेत्र में जो न्याय करना है उसके लिए प्रतिबद्ध होगा। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि अधिकरण उस सतत विकास, निवारक और प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांतों को लागू करे। अधिकरण संबंधित अधिनियम में वर्णित नियमों का पालन न करने पर दंड भी दिया जा सकता है। और जो अधिकरण ने उससे कहा है कि आपको इतना माने गंदगी नहीं करना, नदियों में पानी नहीं छोड़ना, तो उसके लिए दंड दे सकता है। निश्चित समय के कारावास, जैसे कारावास कितना दे सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक 3 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कोई दंड दिया है, दंड का पालन नहीं करा, 10 करोड़ का जुर्माना भी लगा सकता है। और कारावास और आर्थिक दंड भी दे सकता है, दोनों भी दे सकता है। मान कारावास भी दे सकता है या आर्थिक दंड दे सकता है। अधिकरण व्यक्तिगत मान कोई व्यक्ति पर 10 करोड़ तथा किसी कंपनी पर 25 करोड़ तक का लगाया जा सकता है। ये भी IMP क्वेश्चन है आपका कि अधिकरण किस किस पर कितना जुर्माना है। व्यक्तिगत में एक व्यक्ति है वो प्रदूषण कर रहा है या पर्यावरण को क्षति पहुंचा, उसको 10 करोड़, या कंपनी कर रही है तो उस पर 25 करोड़। अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, आदेश, निर्देश और अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। मैंने इसने जो फैसला सुना है, मैंने हरित न्यायाधिकरण ने, NGT ने जो फैसला सुना है, उन पर अपन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में हमें 90 दिन के अंदर जाना होगा, अन्यथा इसका जो फैसला वो मान्य होगा। अधिकरण पर्यावरण संबंधी 7 कानूनों के तहत सुनवाई कर सकता है। कौन कौन कानून है? जल, अगर जल प्रदूषण के क्षेत्र में अगर नदियों कोई गंदा करता है उसके लिए इसमें अपन NGT में अपील कर सकते हैं। और आपसे पूछ सकता है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? यह आया था अपना 1974 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण ऊपर वाला था जल प्रदूषण, अब इस पर टैक्स लगाना, जो टैक्स आती है उसके द्वारा भी 1974 का था या 1977 का है। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भी ये कार्य कर सकता है। पेड़ों को काटना, पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, इसके तहत। होता है वायु प्रदूषण, वायु में अगर जो उद्योग होते हैं वो जो उसमें अगर चिमनी का उपयोग नहीं कर रहे जिससे प्रदूषण फैल रहा है तो उसमें भी ये रोक लगा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है ऐसे उसके चक्कर में पराली जलाने के कारण, तो उस पर भी ये कानूनी कार्रवाई कर सकता है। 1981 में दिया गया है वायु प्रदूषण एक्ट। एक दिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह 1986 का है, ये भी आपको डेट याद रखना होगा, 1986 का है। एक है सार्वजनिक देयता, सार्वजनिक जो बीमा क्षेत्र है उन कंपनियों पर भी लगा सकता है 1991 के तहत। एक जैव विविधता संरक्षण जो नया एक्ट आया था उस पर भी ये लगा सकता है। उपभोक्ता कानून तहत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। सरकार कोई निर्णय ले रहा है तो अपन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की समक्ष चुनौती दी जा सकती है। पर्यावरण द्वारा किए जो कार्य हैं उनसे पर्यावरण को क्षति हो रही है तो इसमें राष्ट्रीय NGT में अपन अपील कर सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको IMP क्वेश्चन है, इसको लगना लोकेश्वर सिंपत थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, इनकी नियुक्ति 2018 से हुई है। NGT के महत्वपूर्ण फैसले जो अभी हुए हैं, 2017 में NGT ने फैसला सुनाया कि दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो पॉलीथीन होती हैं उनका साइज होता है जो कम माइक्रोन की होगी उतनी जल्दी वो विघटित हो जाती है, तो इसलिए 50 माइक्रोन तक किसी में निर्धारित की है। और इसे और ऊपर चला तो इसमें NGT उस पर कार्रवाई कर सकती है। 2017 में यमुना खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल हुआ जिसमें पर्यावरण को सुसंगत न पाए जाने के कारण NGT ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है। तो ये इसके जो वो थे, क्योंकि आर्ट ऑफ फेस्टिवल तो रविशंकर प्रसाद जी जो अपने मंत्री हैं वो इस मामले से संबंधित थे, क्योंकि इससे पर्यावरण को क्षति हो रही थी, इस कारण ये मामला इम्पोर्टेंट भी है। 2015 में दिल्ली NCR
10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है। ये भी आईएमपी है, क्योंकि जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है उससे डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार हमने एनजीटी के पूरे आयोग को पढ़ा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।